इस प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन 10th क्लास के अंदर ज्योग्राफी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है आपके क्लास 10th के अंदर। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन है विकास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। पहले इन दो शब्दों के बारे में हम जानते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। देखो, संसाधन किसे कहते हैं, पहले उसकी हम थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। संसाधन का मतलब ऐसी सुविधाएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? प्रकृति से, या जिसका निर्माण हम लोगों ने किया है। जैसे यातायात के संसाधन सारी हमें क्या पहुंचा रहे हैं? सुविधा पहुंचा रहे हैं ना। तो हमें जो हमें सुविधा पहुंचा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करना। हाँ, मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करती है? संसाधन पूर्ति करते हैं। ठीक है ना। परिभाषा भी लिख सकते हैं हम, क्या? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में संसाधन की। फिर अपन बात करेंगे विकास के बारे में, डेवलपमेंट। विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। विकास क्यों जरूरी है किसी देश के लिए? जैसे अपन भारत की बात करते हैं, भारत का विकास क्यों जरूरी है? ठीक है ना। जैसे ये भारत है, क्या है? भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की कंडीशन क्या थी? अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि उस समय भारत के पास रहने के लिए ना तो अच्छी सुविधाएं थी, ना लोगों के पास ना संसाधन थे, ना लोगों के पास खाने पीने की अच्छी सुविधाएं थी। तो भारत क्या था? पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने क्या किया? अपना विकास किया, डेवलपमेंट किया, और भारत क्या हुआ? एक अच्छी कंडीशन के अंतर्गत आ गया। तो विकास क्या होता है? हमेशा मानव को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन कुछ विकास ऐसे भी होते हैं जो मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे परमाणु बम का प्रयोग करना। परमाणु बम बना तो लिया हम लोगों ने, लेकिन ये मानव के लिए क्या है? नुकसानदायक है। विकास तो किया कि परमाणु बम बनाया, तो हमने क्या किया? देश का विकास तो किया। परमाणु बम बना के हम अपने आप में क्या हो गए? सुरक्षित हो गए। लेकिन इससे क्या होगा? विश्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो विकास कभी कभी क्या होता है? फायदेमंद भी होता है और कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखो। फिर है संसाधन के प्रकार। किसके बारे में बात करेंगे? संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, स्वामित्व के आधार पर। संसाधन के प्रकार। देखो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। समाप्ति। हाँ, कौन कौन से हैं? पहला संसाधन कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? जैव और अजैव। हाँ, जैव व अजैव। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हाँ, दूसरा कौन सा प्रकार है? समाप्ति। हाँ, समाप्य के आधार पर। और तीसरा कौन सा है? बताओ, जल्दी बताओ। स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? चौथा? विकास के स्तर के आधार पर। हाँ, विकास के स्तर के आधार पर। समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। विकास के, ठीक है, विकास के स्तर पर कि मतलब विकास के आधार पर किस प्रकार के संसाधन होंगे। पहला संसाधन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधनों की उत्पत्ति कैसे होती है? जैव और अजैव, प्राकृतिक रूप से और नेचुरल रूप से। जैसे हमें नॉर्मल रूप से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैव और
अजैव संसाधन। समाप्य के आधार पर ऐसे संसाधन वो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। फिर क्या है, स्वामित्व के आधार पर। एक तो क्या होता है, जैसे हमारे पास है, जैसे मेरे पास गाड़ी है तो वो क्या है, मेरी है, और यदि निजी संसाधन हो गया और एक क्या हो गया, सरकारी, ठीक है ना। जैसे मैंने संगठन और असंगठन बताया था ना इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वैसे कैसे एक तो निजी होता है और एक सरकारी, ठीक है ना। स्वामित्व का जिसका होगा उसके आधार पर दो प्रकार के, कितने स्वामित्व के आधार पर भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है ना। फिर है विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास, डेवलपमेंट के आधार पर। विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। विकास के आधार पर भी हम संसाधनों को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। फिर देखो आगे ये लिखा, फिर देखो संसाधन एक तो होता है प्राकृतिक, कौन सा होता है, एक तो प्राकृतिक होते हैं और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होंगे, प्रकृति से प्राप्त होंगे, ठीक है ना, जिनका निर्माण हम लोग नहीं करेंगे। जैसे क्या है, पेट्रोल, गैस, ये सारे संसाधन कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन है। और कृत्रिम संसाधन कौन से हैं, जिनका निर्माण हम लोग करते हैं, जिनका निर्माण कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। वो संसाधन कौन से कहलाते हैं, कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। फिर देखो आगे आगे बात करते हैं संसाधन के प्रकार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया आपको कौन कौन से बताए, जैव और अजैव, ठीक है ना। अब इनकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। लिखो, कितने प्रकार बताए, दो। दूसरा कौन सा है, अजैव। कितने उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जैव और अजैव। देखो जैव संसाधन होते हैं ना, इन संसाधनों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जीवमंडल से प्राप्त होती है। और जिनमें प्रमुख रूप से व्याप्त क्या होता है, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, और इसमें प्राणी जात, ये सारे क्या है, जैव संसाधन। कौन कौन से, मत्स्य, मानव, मछली हो गई, मानव हो गया, जो प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से हमें जिसके अंदर क्या होता है, जीवन पाया जाता है, वो सारे कौन से कहलाते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। और अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है, जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, जीवन नहीं पाया जाता है। वो संसाधन कौन से कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से होती है, चट्टानें, मिट्टी हो गई, ये सारे क्या है, अजैव, ठीक है ना। सारे खनिज है वो भी क्या संसाधन है, अजैव संसाधन है। क्या संसाधन है, अजैव, क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर है समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर। लिखा ये, देखो समाप्ति के आधार पर क्या होता है, नवी योग्य संसाधन, मतलब के आधार पर, नवीकरण, और दूसरा कौन सा होगा, अनवीकरण। ठीक है,
नवीकरण का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। नवीकरण का मतलब उसको हम क्या बना सकते हैं, वापस उसका निर्माण करा सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका निर्माण पुनः किया जा सकता है, पुनः किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरण संसाधन कहते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण संसाधन मतलब देखो नवीकरण के अंदर तो क्या क्या आ जाएंगे, जैसे अपन पवन ऊर्जा कर लेते हैं, सौर ऊर्जा कर लेते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। नॉर्मल सा उदाहरण दे दिया, ये इनके क्या है उदाहरण। फिर क्या है अनवीकरण संसाधन, क्या है जिनका पूर्ण रूप से, पहले क्या कर सकते हैं हम, उनका पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कर सकते, मतलब वापस से निर्माण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वापस से निर्माण नहीं कर सकते। क्या होता है इनका, इनको निर्माण करने में काफ़ी समय लगता है, इनके निर्माण में काफ़ी समय लगता है। देखो जैसे कौन कौन से हैं, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये नॉर्मल इनके क्या हो गए उदाहरण हो गए। देखो पेट्रोल है, पेट्रोल को निर्माण होने में लाखों वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष। कोयला भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोयला, ठीक है ना। ये ऐसे संसाधन है जिनका निर्माण होने में कितना समय लगेगा, लाखों वर्ष का समय लग सकता है। फिर अपन बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। लिखो लिखा, फिर लिखते हैं स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखो स्वामित्व के आधार पर पहला कौन सा है, सुधर जाओ, निजीकरण, अच्छा रहेगा, उकसा रहा होता है मतलब व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं, व्यक्तिगत संसाधन। देखो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, आप लोगों के जो भी संसाधन है वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत। किसी व्यक्ति के, या देखो हाँ, किसी व्यक्ति का उन संसाधनों पर अकेले का अधिकार होना, ऐसे संसाधन निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपन बात कर लेंगे क्या क्या होता है निजी संसाधन के अंदर, ठीक है, कार हो गई, घर हो गया, ठीक है ना, कार, घर, ठीक है ना, जो भी ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, निजी संसाधन के अंतर्गत आएगी। निजी का मतलब सीधा सा है किसी व्यक्ति का होना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के जो भी संसाधन है वो संसाधन किसके अंतर्गत आएंगे, निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर है दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, किसी भी समुदाय का जिन संसाधनों पर क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे अपन बात करें, हाँ, जैसे आप लोग मेरे पास आ रहे हो ट्यूशन पढ़ने के लिए,
ठीक है ना। तो सभी लोग मुझसे पढ़ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले पढ़ो, सभी आप सबका क्या है, स्वामित्व है, पढ़ने का अधिकार है, तो मुझसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वैसे कि वैसे क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन, देखो दूसरा स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर। सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर किसी समुदाय का, किसी समुदाय या बहुत से लोगों का उस पर अधिकार होता है, जैसे बगीचा, सामुदायिक भवन, ठीक है ना। ये सारे किस में आएंगे, सामुदायिक स्वामित्व आधार वाले संसाधनों के अंतर्गत आएंगे। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब किस है, किसी राष्ट्र से या किसी देश से जो भी संबंधित संसाधन होते हैं वो सारे संसाधन कौन से कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र का क्या है, किसी राष्ट्र का जिन संसाधनों पर अपना अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को हाँ, हम लोग कहाँ बात करते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र का जिस संसाधनों पर अपना अधिकार होता है, ऐसे संसाधन कौन से कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देखो जैसे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है ना, और जल परिवहन हो गया। इनके ऊपर किन का अधिकार होता है, राष्ट्र का, देश का अधिकार होता है। ऐसे परिवहनों को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। पुलिस वगैरह हो गई, सेना वगैरह हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं किसे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखो ऐसे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। किसका अधिकार, संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन देखो, ऐसे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व का एक समान अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री सीमा, ठीक है ना, समुद्र के ऊपर किनका,
देखो 200 नाटिकल लेंथ तक तो जिस देश के पास समुद्र है उसका अधिकार रहेगा। उसके आगे वाली जो भी सीमा है उसके ऊपर किसका, संपूर्ण विश्व का अधिकार रहता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लिखो हो गया। फिर अपन बांटते हैं रियो डी जेनेरो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन पढ़ेंगे, हाँ क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डालो हेडिंग, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। हाँ, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 कब हुआ, 1992। तो हम कर सकते हैं जून 1992 के अंदर हुआ। कब हुआ, जून 1992 के अंदर। देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कही थी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी रियो डी जेनेरो के अंदर, बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता, ये एक पृथ्वी सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था, हाँ, कि पृथ्वी, इस सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन भी कहते हैं। अब एग्जामिनर आपके सवाल बना सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। देखो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करना, क्या है, पृथ्वी को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, कि जो भी प्रदूषण वगैरह फैल रहा है उनसे रोकना, जो के अनेक प्रकार की बीमारियां वगैरह फैल रही है पृथ्वी के ऊपर, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए जो सम्मेलन किया गया था, उसी सम्मेलन को क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। कहाँ पर है, ब्राज़ील। हाँ ठीक है ना। कितने देशों ने भाग लिया, 100 से अधिक देशों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था, ठीक है ना। और सभी देशों ने क्या कहा कि अब हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उठाएंगे, कदम उठाएंगे। हम पर्यावरण की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, जिससे किसकी सुरक्षा होगी, पृथ्वी की सुरक्षा होगी, ठीक है ना। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सम्मेलन किया गया। उसी सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन कहते हैं, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं, ठीक है ना। कि क्या करना, इस सम्मेलन के द्वारा नेताओं में भूमंडलीय, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता एवं घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन पृथ्वी पर वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी का सतत विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। और इसी के तहत किसका निर्माण किया गया, एजेंडा 21, ठीक है ना। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 क्या था, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि एजेंडा 21 क्या था। देखो एजेंडा 21 के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। एजेंडा 21 डालना। हेड डाला एजेंडा 21। देखो एजेंडा 21 था ना, उसका निर्माण किसके तहत हुआ था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के तहत किसका निर्माण किया गया था, एजेंडा 21 का, ठीक है। थोड़ा सा किताब के अंदर ध्यान देना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधानों में राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्या है, ये एक घोषणा थी, उस घोषणा के तहत इसका सम्मेलन किया गया था। इसका संकलन किसने किया था, देखो अंडरलाइन करना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है ना। क्या था, संयुक्त राष्ट्र विकास और सम्मेलन के तत्वाधानों में, कौन से दानों में, तत्वाधानों में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत हासिल करना। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था। मतलब क्या था कि जो देश वगैरह थे उसके अंदर जो भी प्रदूषण वगैरह फैल रहे थे ना, उसको रोकना था। और देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। किन किन से निपटना था,
गरीबी हाँ, गरीबी से, भूखमरी से और पर्यावरण की जो समस्याएं थी उन समस्याओं से क्या करना था, निपटना था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 से तैयार करे। प्रत्येक देश क्या करे, एजेंडा 21 को तैयार करें और अपने देश के अंदर क्रियान्वयन करे। देखो प्रमुख उद्देश्य क्या था, गरीबी से मिटना, ठीक है, किसको, हाँ हाँ, प्रदूषण हटाना, ये सारे क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। गरीबी, भूखमरी व पर्यावरण को सुरक्षित करना, ठीक है। देखो गरीबी और भूखमरी को तो क्या करना, समाप्त करना, ठीक है, और पर्यावरण को क्या करना, सुरक्षित करना। ये एजेंडा 21 का प्रमुख क्या था, लक्ष्य था। फिर देखो आगे अपन बात करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का बन सकता है कि संसाधन की सुरक्षा आप किस प्रकार से करेंगे। देखो संसाधन क्या होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। संसाधनों की आप सुरक्षा किस प्रकार से करोगे, देखो हाँ, पहला पॉइंट के अंदर अपन लिखेंगे कि संसाधनों की सुरक्षा अतिदोहन रोककर, क्या करेंगे, अतिदोहन रोककर और क्या करेंगे, संसाधनों की सुरक्षा लोगों को जागरूक करके कर सकते हैं। फिर संसाधनों की सुरक्षा किस प्रकार से, कि हम इनके महत्व को बताकर कर सकते हैं। संसाधनों का उचित उपयोग कर जहां जरूरत होगी वहां प्रयोग कर के अनुसार प्रयोग कर संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखो भू संसाधन क्या होता है, कौन से संसाधन, भू संसाधन। भू का मतलब भूमि, ऐसे संसाधन जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन संसाधनों को कौन से संसाधन कहते हैं, भू संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधनों को भू संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, भू संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। इनके अंतर्गत कौन से आएंगे, खनिज। कौन से आएंगे, खनिज। खनिज भूमि से ही प्राप्त होते हैं ना। कौन से होते हैं, 2 प्रकार के खनिज होते हैं, एक तो धात्विक और एक होता है अधात्विक। ऐसे खनिज जिसके अंदर धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक, उनको क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहेंगे। और ऐसे खनिज जिसके अंतर्गत धातु का अंश नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे धात्विक के अंतर्गत तो आपका आ जाएगा लोहा, ठीक है ना, लोहा आ जाएगा,
कॉपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे आ जाएंगे आपके धात्विक के अंदर। और धात्विक के अंदर तो सब वही है, सीमेंट हो गया, मिट्टी वगैरह, ये सारे क्या आ जाएंगे और धात्विक, अभ्रक हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे और धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके संसाधन खत्म। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मिट्टियाँ, वो पढ़ेंगे कल।